everyone, Namaskar. This is my uh, second part of class 12th ISC History, Chapter 1 Towards Independence and Partition, the last phase of 1935 to 1947. और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो को काफ़ी सिंप्लिसिटी बनाया है मैंने, और कोशिश ये रही है कि ISC क्लास 12 के जो स्टूडेंट हैं वो तो इसे समझ ही जाएंगे, और चाहे जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आएंगे और जो 1935 से लेके 1947 के जो इंडियन पॉलिटिक्स हैं, या 1935 से 1947 के दौर का जो भी इतिहास जानने की अगर वो कोशिश करना चाहते हैं तो इस वीडियो के थ्रू आसानी से जान लेंगे। तो वीडियो को मैंने काफ़ी ऑथेंटिक एंड सिंप्लिसिटी बनाया है। ये सेकेंड पार्ट बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि मटेरियल तो था कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक जो कि ISC क्लास 12 का जो सिलेबस है उस टॉपिक को मैं इस तरीके से कवर अप करूं ताकि हर एक स्टूडेंट, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, या कोई भी एक आम आदमी जो मेरे चैनल पे आके देखेगा, वो इस वीडियो से ये सारे टॉपिक को आसानी से समझ जाए। इसलिए मैंने इस वीडियो को काफ़ी सिंपल वे में, एक ऑथेंटिक वे में, ऑब्जेक्टिव वे में मैंने इसे बनाया है ताकि कोई भी इसे समझ सके। वीडियो को मैंने काफ़ी ऑथेंटिक बनाया है, वीडियो को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है कि और वीडियो अब कितना अच्छा है या इसमें कुछ कमी रह गई है, वो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसे बताएं ताकि मैं इसे सुधार कर सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिलेगा नए टॉपिक्स बनाने में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक सब्सक्राइबर नहीं आते तब तक वो मोटिवेशन नहीं मिलता है, और ऐसे में ऐसा लगता है कि चलो बना रहा हूँ लेकिन इसका कोई देखने वाला नहीं है, कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए से। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर वीडियो वाकई में अच्छा बना है, मैं एक ओपन फॉरम में ये कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो वाकई में अच्छा बना है तो आप कमेंट करें, अप्रिशिएट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको लगता है कि नहीं इस वीडियो बना तो है लेकिन वीडियो में कुछ कमी है या बहुत सारी कमी है, तो प्लीज़ मेंशन करें कमेंट सेक्शन में ताकि मैं उसे सुधार सकूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप सारी टॉपिक्स जो सिलेबस ISC क्लास 12 के सिलेबस में मेंशन है उससे आप समझ पाएंगे। थैंक यू। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस का एक क्रांतिकारी नारा था जो आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई थी। आज के इस वीडियो में हम सुभाष चंद्र बोस और फॉर्मेशन और बैकग्राउंड ऑफ IIL यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में जानेंगे। तो लेट्स सी, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। On 17 February 1942, 2 days after the fall of Singapore, the fall of Singapore को हम the Battle of Singapore भी कहते हैं, which took place in Southeast Asia, theater of the Pacific War. The Empire of Japan captured the British island and naval base of Singapore from 8 to 15 February 1942. इसी को हम Battle of Singapore भी कहते हैं। तो almost 45,000 Indian prisoners of war और Indian soldiers, इसको हम इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर भी कहते हैं, जिसका शॉर्टकट में हम POW भी कहते हैं, और गैदर एट फेरर पार्क। देयर द ब्रिटिश हैंडेड ओवर देम टू द जापानीज। टू देयर सरप्राइज, द जापानीज वेलकम देम एंड प्लेस देयर सपोर्ट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। Following this, Mon Singh, a captain in the 1 by 14th Punjab Regiment in the British Army, called upon the Indians to form an army to free India. Almost 20,000 soldiers immediately came forward to join what became the INA. तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स, जिसको हम इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी कहते हैं, को ब्रिटिश ने जापानीज के हाथों सरेंडर कर दिया।
लेकिन ये एक सरप्राइज था कि जापानीज ने इंडियन सोल्जर्स के साथ एक अच्छा व्यवहार किया और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं और आपके इंडिपेंडेंस में हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसी को देखते हुए मोहन सिंह, जो कि पंजाब रेजिमेंट के पंजाब रेजिमेंट के ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन थे, उन्होंने लगभग 20,000 इंडियन सोल्जर्स को बुलाया और बाद में एक एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, जो कि एक अहम भूमिका निभाई इंडिया के इंडिपेंडेंस में। Earlier on, the Japanese military administration had encouraged various Indian nationalist groups in East Asia to form an anti-British alliance. अब ये समझने वाली बात थी, क्योंकि जापानीज ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इसलिए जितने भी इंडियन नेशनलिस्ट ग्रुप थे उसको जापानीज गवर्नमेंट जो है और जापानीज मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एक तरह से इंडियंस को बढ़ावा दे रही थी कि आप ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई भी अलायंस बनाए। दिस इंडियन नेशनलिस्ट ग्रुप देन एस्टेब्लिश द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसको आप शॉर्टकट में IIL भी कह सकते हैं, विद इट्स हेडक्वार्टर्स इन सिंगापुर। At the same time, the IIL looked after the welfare of Indian communities in East Asia. तो यह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत थी। In early March 1942, the Japanese proposed that the INA became the military arm of the IIL, and that Ras Bihari Bose, an Indian revolutionary who had earlier fled to Japan, lead the movement. This was formally announced in June 1942 in Bangkok. और ये एक कह सकते हैं कूटनीतिक तरीके से ये जापानीज गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक कूटनीतिक कदम उठाया गया था कि उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आयन को, यानी इंडियन नेशनल आर्मी को एक मान्यता दी और कहा कि ये मतलब जापान के साथ मतलब एक मिलके काम करेगी ब्रिटिश के अगेंस्ट। By late 1942, however, the Indians increasingly felt that the Japanese were making use of them and they distrusted Ras Bihari Bose. अब ऐसा लगने लगा कि 1942 तक इंडियंस, खास तौर पे जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जो मेंबर्स थे, उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि जापान उनका मतलब इस्तेमाल कर रही है, और खास तौर पे ऐसा लगने लगा कि रास बिहारी पे उनका भरोसा नहीं है। In December, Mohan Singh and other INA leaders ordered the INA to disband after severe disagreement with the Japanese. मोहन सिंह और जो आईएनए के जो कुछ लीडर थे, उन्होंने ऑर्डर दिया कि आईएनए को बंद कर देना चाहिए। मोहन सिंह was subsequently arrested by the Japanese and exiled to Pulau Ubin, जिसके तुरंत बाद मोहन सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था। In 1940, Bose was imprisoned by the British for his anti-colonial activities. 1940 में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज कर रहे थे। While in prison, Bose went on hunger strike. जब वो जेल में थे तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी थी। ब्रिटिश पुट हिम अंडर हाउस अरेस्ट, जिसके बाद ब्रिटिश ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। He subsequently escaped to Germany through Afghanistan by pretending to be a deaf mute Pathan. Bose reached Berlin on 2nd April 1941, where he began advocating India's independence through radio broadcasts. हालांकि ब्रिटिश ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया था, लेकिन ये बड़ी चालाकी से भेष बदल के, एक डीफ म्यूट पठान का भेष बदल के अफगानिस्तान के रास्ते वो जर्मनी तक पहुंच गए। जर्मनी वो 2 अप्रैल 1941 को पहुंचे, जहां उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अपनी डिमांड और अपनी रेडियो के थ्रू से इंडियंस को अपना मैसेज और अपना संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया। Arrival in Tokyo. By early 1943, Bose had turned his attention to Southeast Asia. With its large overseas Indian population, Bose recognized that the region was fertile ground for establishing an anti-colonial force to fight the British. बोस को ऐसा लगने लगा था कि 1943 तक बोस को ऐसा लगने लगा था कि
कि इंडियंस की जो मिक्स पॉपुलेशन थी, उन्हें ऐसा लगा था कि ये एक साउथ ईस्ट एशिया एक ऐसा फील्ड हो सकता है जिसे ब्रिटिश के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है. So in January 1943, the Japanese invited Bose to lead the Indian nationalist movement in East Asia. जापानीज को वैसे भी सुभाष चंद्र बोस की एक्टिविटी से और उसके पर्सनालिटी से वो काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया था कि आप इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट ईस्ट एशिया से कंटिन्यू कर सकते हैं. ही एक्सेप्टेड एंड लेफ्ट जर्मनी ऑन 8 February. After a 3-month journey by some submarine and a short stop in Singapore, he reached Tokyo on 11th May 1943. जब जापानीज ने सुभाष चंद्र बोस को ऑफर दिया कि आप ईस्ट एशिया से, यानी कि ईस्ट एशिया से आप इंडियन नेशनल मूवमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने जर्मनी 8 फरवरी को जर्मनी से वो विदा हुए और लगभग 3 महीनों के एक मतलब कठिन जो जर्नी थी, जो सबमरीन से होते हुए, और हालांकि कुछ दिनों के लिए वो सिंगापुर भी रुके, लेकिन फाइनली वो टोक्यो पहुंचे 11th May 1943. In Tokyo, he made a number of radio broadcasts to the Indian communities and exhorted them to join in the fight for India's peace. टोक्यो पहुंचते ही सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पे काफी सारी संदेश जो है लोगों अपने इंडियन लोगों कम्युनिटीज के इंडियन लोगों को, भारतीयों को अपना संदेश पहुंचाया और सबसे अपील करी कि आप सभी इंडिया के इंडिपेंडेंस में, भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें. Between December 1942 and February 1943, Ras Bihari Bose tried but failed to keep the IIL and INA going. तकरीबन दिसंबर 1942 से लेके फरवरी 1943 के बीच रास बिहारी बोस ने काफी कोशिश की कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी को एक साथ लेके चले, लेकिन वो इसमें असफल रहे. Thousands of INA soldiers returned to the status of prisoners of wars again, and most of the IIL leaders resigned. इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 1000 से भी ज्यादा, काफी हजारों की संख्या में जो इंडियन सोल्जर्स थे वो फिर से अरेस्ट कर लिए गए और वो फिर से कहलाने लगे प्रिजनर्स ऑफ वॉर. और लगभग कई सारे जो लीडर थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में काम करते थे, उन लोगों ने रिजाइन कर दिया. To save the situation, the Japanese held meetings with the INA leaders and were told only Subhash Chandra Bose could lead the IIL and INA. इस स्थिति को जापानीज गवर्नमेंट ने महसूस किया और उन्होंने INA के लीडर्स के साथ मीटिंग करी और अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि सुभाष चंद्र बोस यदि आते हैं और यदि IIL और INA को वो संभालेंगे तो केवल ये काम उनको ही दिया जाएगा. On 2nd July 1943, Subhash Chandra Bose reached Singapore. 2 days later, he assumed leadership of IIL and INA in a ceremony at Cathay Building. 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे. 2 दिनों के बाद उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया. With his fiery speeches and charisma, Bose quickly revived the demoralized IIL and INA. उनके चमत्कारी रूप और उनके भाषणों से सभी लोग अचंभित थे और जल्द ही उन्होंने अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से IIL और INA को एस्टैब्लिश किया, रीएस्टैब्लिश किया. The INA, which previously comprised mainly power of prisoner of wars, double in strength as the local civilians joined. INA जो कि पहले prisoner of wars यानी कि जो prisoners of wars के जो सोल्जर्स थे वही इसमें INA के सोल्जर्स थे. अब सुभाष चंद्र बोस के आने पे और या उनकी अपील करने पे इसमें लोकल जो
जो सिविलियंस है, लोकल जो लोग थे, उन लोगों ने भी ज्वाइन की। मेनी इंडियंस हु ज्वाइन रेंजिंग फ्रॉम बैरिस्टर्स टू प्लांटेशन वर्कर्स हैड नो मिलिट्री एक्सपीरियंस। हालांकि इस आईएनए में के जो नए जो मेंबर जो लोग थे, जो जिन लोगों ने आईएनए सुभाष चंद्र बोस आईएनए को ज्वाइन किया था सुभाष चंद्र बोस के कहने पे, इनमें से ऐसे कई सारे ऐसे लोग थे जो बैरिस्टर थे या जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनको कोई आइडिया नहीं था या उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था मिलिट्री के काम काजों का। To ensure a well-trained army, Bose established an officers training school for INA officers and the Azad school for the civilian volunteers. हालांकि सुभाष चंद्र बोस को ये पता था कि जो आईएनए में उनके अपील पे जिन लोगों ने इसे ज्वाइन किया था, उसमें से बहुत सारे लोग जो थे ट्रेन नहीं थे, इसलिए उनको ट्रेन करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने एक ट्रेनिंग स्कूल खोली और एक आजाद स्कूल भी खोला, जिसमें सिविलियंस को ट्रेन करने की जिम्मा उठाया गया। Some 45 youths were also sent to Japan's Imperial Military Academy for advanced training. लगभग 45 से भी ज़्यादा जो जवान लोग थे, उन्हें जापान के इंपीरियल मिलिट्री एकेडमी भेजा गया एडवांस ट्रेनिंग के लिए। द IIL was recognized to unite the efforts of all its branches in Southeast Asia. और जो IIL यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस जो लीग थी, उसे इस काम के लिए तैयार किया जा रहा था कि साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटीज के लोग हैं, उन्हें इकट्ठा किया जाए। डिक्लेरेशन इट्स फॉर्मेशन on 21st October 1943, Bose announced the formation of the provisional government of Azad Hind Free India with himself as the head of state, prime minister and minister of war. 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद की घोषणा की, जिसमें वो खुद हेड ऑफ स्टेट थे, प्राइम मिनिस्टर थे और मिनिस्टर ऑफ वॉर थे। द प्रोविजनल government not only enabled Bose to negotiate with the Japanese on an equal footing but also facilitated the mobilization of Indians in East Asia to join the and support the INA. Soon after the announcement, the provisional government received recognition from various countries. प्रोविजनल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के बाद एक जो सबसे अच्छी बात वो ये हुई कि आप सुभाष चंद्र बोस जापानियों के साथ मिलके या उनके साथ बराबरी के साथ काम कर रहे थे और अपने लिए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए था वो जापानी से वो बराबरी से ले पा रहे थे। इसका सबसे खास फायदा ये हुआ कि जितने भी जो और भी जो कंट्री थी, उन लोगों ने भी प्रोविजनल गवर्नमेंट को सुभाष चंद्र के नाम पे, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. ये बात सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। On October 21st, 1943, Bose proclaimed the establishment of a provisional independent Indian government and his so-called Indian National Army, Azad Hind, alongside Japanese troops advanced to Rangoon, जिसे यंगून भी कहा जाता था, and thereafter overland into India, reaching Indian soil on March 18, 1944 and moving into Kohima and the plains of Imphal. In a persistent battle, the mixed Indian and the Japanese forces, lacking Japanese air support, were defeated and forced to retreat. The Indian National Army, nevertheless, for some time succeeded in maintaining its identity as a liberation army based in Burma. With the defeat of Japan, however, Bose's fortunes ended. 18 मार्च 1944 को जापान के आर्मी और आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की आर्मी इंडियन सॉइल पे, भारत की जमीन पे पहुंची और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की। हालांकि इस लड़ाई में जापान के एयर सपोर्ट न मिलने के कारण बुरी तरह हार हुई जापानीज की भी और इंडियन नेशनल आर्मी की। और जैसे ही जापान ने 1945 को आफ्टर द 6 अगस्त एंड 9 अगस्त का जो एटम बम का जो बम्बार्डिंग हुआ था जापान में,
और उसके बाद जो जापान ने सरेंडर कर दिया था, इसके बाद से ही जापान के सरेंडर होने के बाद ही सुभाष चंद्र बोस का जो प्लान था, जो उनका एक लक्ष्य था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। A few days after Japan's announcement, surrender in August 1945, Bose, fleeing Southeast Asia, reportedly died in a Japanese hospital in Taiwan as a result of burn injury from a plane crash. अब हालांकि ये जो प्लेन क्रैश की जो घटना है, ये काफी कंट्रोवर्शियल है और अभी तक ये जो प्लेन क्रैश है विवादों में ही उलझा हुआ है और अभी तक इसकी सत्य या इसकी सत्यता को जानने की प्रयास तो की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय निकला नहीं। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को जब सुभाष चंद्र बोस प्लेन से जा रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश हो गया और ताइवान के हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। अब ये बात कितना सच है, इस पे काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं, काफ़ी सारी कमेटियाँ बनी है और सबने अपना अपना ओपिनियन रखा है, अपना फैक्ट्स रखा है, लेकिन अभी भी ये मिस्ट्री ही बनी हुई है। सुभाष चंद्र बोस की डेथ या उनसे जुड़ी जितनी भी घटनाएं जो अभी तक हम जानते हैं, वो हमें संतुष्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि जितने भी रिपोर्ट हमने देखे हैं या जितनी फाइलें अभी तक खंगाली गई हैं, वो इस बात की पुष्टि नहीं करती है कि हाँ, 18 अगस्त 1945 को ही सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन जो था वो क्रैश हुआ था और उसी प्लेन क्रैश के कारण उनकी मौत हो गई थी। ये काफी विवादित है और काफी सारी चर्चाएं इस पे हो चुकी है, काफी सारे रिपोर्ट बने हैं, काफी सारी कमेटियां बनी हैं, उन लोगों ने अपने अपने रिपोर्ट में अपने आप को जो भी प्रूफ था उन्होंने किया, लेकिन कुल मिला के जो अभी तक जो जानकारी हमें प्राप्त है उससे ये जो बात जो उभर के आई है वो हमें अभी तक हमें एक तरह से हमें कंफ्यूजन में ही रखा है और ये काफी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है अभी तक, क्योंकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि हाँ 18 अगस्त 1945 को ही सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी, वो भी प्लेन दुर्घटना में। हालांकि आईएससी की क्लास 12th के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इतने डिटेल में इसे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा जिक्र कर दिया है कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या कैसे हुई। और मैं अपने एक अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस पर, जिसमें मैंने सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ हुई है या डेथ पे जितने रिपोर्ट्स हुए हैं या जितनी कमेटियां बनी हैं उन सारी कमेटियों का क्या कहना है और फाइनली आखिर क्या निकल के आया है, उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो का मैंने एक शीर्षक रखा है, टॉपिक रखा है मिस्ट्रीज डिमाइस ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो उसे आप जरूर देख सकते हैं। बाकी की इस वीडियो में सुभाष चंद्र बोस पे ज़्यादा डिटेल में बताना मेरे लिए सहज इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही डिटेल हो जाएगा जो कि उतना कारगर नहीं होगा बच्चों के लिए। मैं नीचे में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जिसमें अगर आप चाहें तो सुभाष चंद्र बोस की जो जो डेथ की जो मिस्ट्री है उसको आप सिलसिलेवार तरीके से समझ सकते हैं। मैंने इसमें इसे डिटेल में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में इतना बताना मुझे नहीं लगता है कि जरूरी है। आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर का जो एक और जो टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच रिलेशन। कैसा रिलेशन था? एक मिक्स रिलेशन मैं मान सकता हूँ। हालांकि शुरुआती दौर में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से काफी प्रभावित थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इतने प्रभावित थे कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बापू का टाइटल दिया था और यहाँ तक कि अपने भाषण में शुरुआती दौरों में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन भी कहा करते थे, जो कि आज तक सारे इंडियन यूज करते हैं। लेकिन
कैसा था गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच का रिलेशन, क्या हुआ था, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। तो इसे आगे बढ़ाते हैं। While the fight unified us all, the roots of the goal were different. जब हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, हालांकि जो लक्ष्य था वो एक ही था, लेकिन तरीके अलग अलग तरीके से लड़ी गई थी। लड़ाइयाँ जो थी आज़ादी की, अलग तरीके से लड़ी गई। पीपल विथ वेरिंग ideologies and methods gave India its current identity, but their execution processes often became the bone of contention. Moderate and non-violent resistance strongly opposed radicalized agitation that involved violence. गांधी जी की हालांकि शुरू से ये फिलोसफी रही थी कि वो वायलेंस को प्रेफर नहीं कर रहे थे। हालांकि कई ऐसे लीडर थे जो गांधी जी की अहिंसावादी नीति को काफी सपोर्ट कर रहे थे। कुछ ऐसे लीडर भी थे जो गांधी जी की इस अहिंसा प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि विदाउट वायलेंस अगर हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे तो आज़ादी संभव नहीं है। लेकिन गांधी जी की अलग ही सोच थी। सच डिफरेंसेस ऑफन कॉज रिफ्ट्स दैट मेक अप आवर हिस्ट्री टुडे। और हम ऐसा कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जो एक एक्सट्रीमिस्ट थॉट, यानी कि क्रांतिकारी विचार, और गांधी जी की जो एक अहिंसावादी प्रवृत्ति थी, यही एक डिफरेंसेस दोनों के बीच में था, जिसे आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वन ऑफ देम इज द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी, एंड देयर पॉलिसीज often rooted them against each other while fighting for a common cause. और ये जो दोनों के बीच में जो दूरियां थी, या दोनों के बीच में जो मतलब अलग अलग विचारधारा की जो लड़ाइयाँ थी, वो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। हालांकि ये बात सही थी कि दोनों का मकसद और दोनों का जो एक कॉमन जो एनिमी था वो ब्रिटिश ही था, और आज़ादी की लड़ाई लड़ने का मकसद भी ब्रिटिश के अगेंस्ट ही था, लेकिन तरीका अलग अलग था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बोस एंड गांधी स्टूड फॉर पोलर अपोजिट ideologies. Subhash Chandra Bose was very well known for his radical and militant methods to make India independent. While he was an integral part of the Indian National Congress, his views were highly different from Mahatma Gandhi. सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही एक रेडिकल और मिलिटेंट मेथड्स को अप्रोच करते थे, और उनका मानना था कि यही एक तरीका है जिससे इंडिया को आज़ादी मिल सकती है। सुभाष चंद्र बोस शुरुआती दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनकी जो सोच थी वो महात्मा गांधी की सोच से बिल्कुल ही अलग थी। गांधी जी नॉन वायलेंट अप्रोच इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल गेन मोमेंटम, strongly influenced the Indian National Congress when it took part in the historic non-cooperation movement. Bose joined the Congress in 1921 and became a part of the agitation. गांधी जी की जो अहिंसावादी विचारधारा थी, उसने इंडिया के इंडिपेंडेंस मास मूवमेंट में एक बहुत ही बड़ा बल प्रदान किया। कई लोग गांधी जी की इस विचारधारा से प्रभावित हुए, और इसका ही एक नतीजा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट कह सकते हैं, की शुरुआत हुई, जिसको कह सकते हैं कि इंडिया का एक पहला ऐसा मास मूवमेंट था जिसके कारण ब्रिटिश हिल चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1921 यानी 1921 में इस आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, और कांग्रेस को भी ज्वाइन किया था। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। सुभाष चंद्र बोस का यह सोच और जो उनकी विचारधारा थी, वो गांधी जी की अहिंसावादी विचारधाराओं से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि जल्द ही इन दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। देखते हैं कि किस तरीके से इन दोनों और क्या या किन वजहों से इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई। However, soon after, the difference in their ideologies were reflected in Congress proceedings. जैसे ही इन दोनों के बीच की जो विचारधारा थी, जो इनकी जो सोच थी, जैसे ही मेल खाना बंद हो गई, इसका खामियाजा और इसका असर कांग्रेस के कामकाज पे पड़ने लगा। नेताजी was adamant about taking up arms against the British as he thought it was the only way to gain freedom. नेताजी का ये बिल्कुल मानना था कि
अहिंसावादी प्रवृत्ति से या अहिंसावादी तरीके से आज़ादी हमें नहीं मिल सकती ब्रिटिश से। इसके लिए हिंसा ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। Therefore, when the non-cooperation movement was called off after the Chauri Chaura violence, Bose was one of the many who criticized his move. इसीलिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ किया था चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद, तो बोस ऐसे कई नेताओं में से एक थे जिन्होंने गांधी जी की क्रिटिसाइज की थी। उन्होंने कहा था to sound the order of the retreat just when public enthusiasm was reaching the boiling point was nothing short of a calamity. सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस मूव पे काफी क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने एक अच्छा सा मोमेंटम पकड़ रखा था और लोग काफी उत्साहित थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रिटिश जल्द ही शायद सरेंडर कर दे। लेकिन ठीक मतलब जब ये मूवमेंट मास मूवमेंट एक बहुत अपने पीक पे था तो गांधी जी ने इसको कॉल ऑफ कर दिया। इसलिए नेताजी ने इसका क्रिटिसाइज किया। द टेलीग्राफ कोट्स फर्दर ही कॉल्ड गांधी जी आउट फॉर नॉट कंसल्टिंग द अदर रिप्रेजेंटेटिव्स बिफोर स्ट्रेंगलिंग द एजिटेशन। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब ये वो मास मूवमेंट को समाप्त कर रहे थे तो उन्होंने किसी भी दूसरे नेता से बात करना जरूरी नहीं समझा। लाइफ loses half its interest if there is no struggle, if there are no risks to be taken. सुभाष चंद्र बोस का ये मानना था कि जब तक आप लाइफ में रिस्क नहीं लेते हैं कोई भी चीज आप अचीव नहीं कर पाते या कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो दूरियां बनी थी उसके मुख्य कारणों पर ध्यान देते हैं। The infamous Tripuri session. Slowly and steadily, the rift only grew, while Bose's belief involved an armed revolution and taking help from Japanese and European forces. Gandhi ji opposed them vehemently. Their conflict spread into their economic futures when Bose's industrial ambitions were criticized by the Gandhian principle of promoting cottage industry in the country. गांधी जी और नेताजी के बीच में जो दूरियां बनती चलेगी उसका नतीजा ये था कि इन दोनों की विचारधारा और इन दोनों की जो बातें थी या ये दोनों एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि दिनों दिन इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली। एक तरफ हिंसावादी विचारधारा और हिंसा के साथ आजादी को प्राप्त करना सुभाष चंद्र बोस का ही एकमात्र लक्ष्य और उनका यह सोचना कि यही एक तरीका है जिससे आजादी की प्राप्ति हो सकती है। ठीक इसके विपरीत महात्मा गांधी का अहिंसावादी विचारधाराओं के साथ आंदोलन करना और उसी पे अडिग रहना और उसके बल पे आजादी को प्राप्त करना, यह दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे की बातों से कभी भी संतुष्ट नहीं थे या दोनों एक दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं थे। The Tripuri session of the Indian National Congress widened the differences further. Subhash Chandra Bose announced his participation in the presidential elections, knowing that he was strongly opposed. In light of this, Mahatma Gandhi asked Jawaharlal Nehru to stand against him. However, he refused and suggested Maulana Azad for the candidature, who also declined the offer. त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना नामांकन किया था। गांधी जी ने नेहरू को ये कहा था कि आप सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट खड़े हो। हालांकि नेहरू ने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया था। फिर बाद में मौलाना आजाद को भी कहा था कि आप सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट खड़े हो, लेकिन मौलाना आजाद ने भी इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया था। देन डॉक्टर Pattabhi Sitaramaiah stood against Bose but suffered crippling defeat as the later Subhash Chandra Bose won with 1,580 votes. गांधी जी के मनाने के बावजूद नेहरू और मौलाना आजाद ने
उनकी बात को स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद गांधी जी ने डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा किया। नतीजा ये हुआ कि सीतारमैया काफी बुरी तरीके से सुभाष चंद्र बोस से हार गए, लगभग 1580 वोट से। बोस विक्ट्री कॉज रिसेंटमेंट अमंग द मॉडरेट एंड नॉन वायलेंट बिलीवर्स। यह जीत कह सकते हैं कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की दूरियां बढ़ाने का काम किया। I am glad of his victory, and since I was instrumental in Dr. Pattabi not withdrawing his name after Maulana Azad Sahib did so, the defeat is more mine than his, said Gandhi. गांधी जी को यह हार हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा भी कि चूंकि डॉक्टर पत्ताभी उनके द्वारा नामित कैंडिडेट थे और गांधी जी ने सजेशन दिया था सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट लड़ने के लिए, तो यह हार सीतारामैया की नहीं बल्कि उनकी हार मानी जाएगी। As the infamous Congress session arrived, several Gandhian followers were not keen on Bose leadership. और जैसे ही यह जीत सुभाष चंद्र बोस की हुई, तो इस जीत के बाद ऐसे कई सारे ऐसे गांधी के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को या सुभाष चंद्र बोस की जो लीडरशिप थी उसको स्वीकार नहीं किया। विद द डिसअप्रूवल ऑफ ऑन द राइज, he decided to resign from the party and pave his part. जब सुभाष चंद्र बोस को लगा कि ऐसे पार्टी में से कई लोग हैं जो उनकी जीत से खुश नहीं है या उनकी विचारधारा से या उनकी विचारधारा के साथ नहीं है, तो उन्होंने पार्टी से रिजाइन दे दिया। The infamous rift, it is a proven fact that Bose and Gandhi were not supportive of each other regarding ideologies. However, both of them had mutual respect. Mahatma Gandhi called him a patriot among patriots for his adamant wish to gain India's freedom. On the other hand, Bose called him father of the nation, Bapu and all, a term that is still used for Mahatma Gandhi even today by Indians. Their infamous rift is talked about many even today. Some even have different theories proving their sides of the argument, but both work towards the exact cause which was eventually achieved in 1947 at the stroke of midnight. अब जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया, तो भारतीय इतिहास में ये कह सकते हैं एक अलग दौर था जिसने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच की दूरियों को जगजाहिर किया। हालांकि दोनों के बीच में दूरियां होने के बावजूद, दोनों के विचारधाराओं एक दूसरे से मेल नहीं खाने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को कहते थे कि सुभाष चंद्र बोस एक पैट्रियट अमंग पैट्रियट्स, यानी कि एक देशभक्त सुभाष चंद्र को मानते थे। वहीं सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन, जिसे आज भी इंडियंस यूज करते हैं। सोच चाहे जो भी हो, तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन दोनों का एक ही लक्ष्य था, और जो लक्ष्य 1947 को हमें भारत की आजादी के रूप में देखने को मिलता है। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और एक मेन टॉपिक है कैबिनेट मिशन प्रपोजल। देखते हैं कि ये क्या था। द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर II for India was changed because it had diminished British economic and military strength. The British Indian government could no longer rely on Indians as the nationalist movement were getting stronger both within and outside India. Soldiers, especially in the British Indian Army, were inspired by the Indian National Army. ब्रिटेन या ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सोच थी वो किस तरीके से बदली, इसका एक सबसे बड़ा जो हम एग्जाम्पल ले सकते वो था वर्ल्ड वॉर II में ब्रिटेन की खास्ता हालत।
एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी या जो उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल ही डमाडोल हो चुकी थी, और ब्रिटेन को ये जल्द एहसास हो चुका था कि अब इंडिया में ज़्यादा दिन वो टिक नहीं सकते। ऐसा एहसास इसलिए भी था क्योंकि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी वो मोमेंटम पकड़ रही थी, और ये काफ़ी स्ट्रोंग होती जा रही थी इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। और खास तौर पे उनके लिए सबसे जो प्रमुख बात थी जिसके कारण उन्होंने कैबिनेट मिशन प्रपोजल का प्रस्ताव लाने का ध्यान में आया, या उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि अब वो इंडिया में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते, उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम कर रहे थे वो आए नहीं, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी से इंस्पायर थे। और ब्रिटिश को एहसास हो चुका था कि अब ज़्यादा दिन हम इंडियन सोल्जर्स पे विश्वास नहीं कर सकते थे। Towards the end of their rule, the British found that their temporary patronage of the Muslim League conflicted with their long-standing need for Indian unity. ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी एहसास हो चुका था कि मुस्लिम तुष्टीकरण जितना दिन उन्होंने करा, अब वो इंडियन यूनिटी के लिए ज़्यादा दिन ये टिक नहीं सकता है। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब उनका टाइम आ चुका है और उन्हें अब छोड़ना ही पड़ेगा। फिर भी एक असफल प्रयास जिसे हम कह सकते हैं वो कैबिनेट मिशन प्रपोजल के रूप में हम देख सकते हैं। The desire for a united India was an outcome of both their pride in having politically unified the subcontinent and the doubts of most British authorities as to the feasibility of Pakistan. This desire for Indian unity was symbolized by the cabinet mission, which arrived in New Delhi on 24th March 1946, sent by the British government, in which the subject was the form of a post-independent India. The three men who constituted the mission, they were Stafford Cripps, Patrick Lawrence, A.V. Alexander, for India's unity for strategic reason. हालांकि ब्रिटिश का इंडिया के यूनिटी या इंडिया की एकता में विश्वास करना एक तरह से न्याय संगत नहीं लगता है, लेकिन हाँ तर्क संगत ये है कि ब्रिटिश चाहती थी कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड रहे। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वो ऐसा इसलिए चाहते थे कि अगर इंडिया एक होगा और इंडिया डिवाइडेड नहीं होता है, क्योंकि उन दिनों जब ये प्रपोजल इंडिया में आई थी तो उन दिनों पाकिस्तान मूवमेंट काफ़ी जोर शोर से थी और मुस्लिम लीग इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। ऐसे में ब्रिटिश के लिए यह सोचना भी एक तरह से बहुत हिम्मत की बात थी, लेकिन वो ऐसा इसलिए भी सोच रहे थे कि अगर इंडिया किसी भी तरीके से यूनाइटेड रह जाता है उनके छोड़ने के उनके चले जाने के बावजूद भी, तो शायद उन्हें ऐसा लगा था कि शायद इंडिया पे दोबारा कंट्रोल किया जा सकता है। इसी इसी सोच से शायद उन्होंने कैबिनेट मिशन प्रपोजल को इंडिया में भेजा था। The mission made its own proposals. After inconclusive dialogue with the Indian leadership, saying that the Congress opposed Jinnah's demand for a Pakistan comprising 6 full provinces, the mission proposed a complicated system for India with 3 tiers. That was the provinces, second provincial groupings, and then the center. मिशन ने एक अपना प्रस्ताव लेके वो इंडिया आई थी, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने जिन्ना का जो 14th पॉइंट था या पाकिस्तान के लिए जो डिमांड था जिसे कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, उसको ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन ने ये सोचा कि इसका एक अलग विकल्प लेके आते हैं, और जिसको उन्होंने 3 टायर सिस्टम्स के रूप में बताने की कोशिश की, जिसमें पहला था द प्रोविंसेस, दूसरा था प्रोविंशियल ग्रुपिंग्स और तीसरा था सेंटर। देखते हैं कि मेन प्लान क्या क्या था। द प्लान रिकमेंडेड द फॉलोइंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। There should be a Union of India, embracing both British India and the states, which should deal with the following subject like foreign affairs, defense and communications, and should have the powers necessary to raise the finances required for the above subject.
यूनियन ऑफ इंडिया का ये ख्याल था और ये ब्रिटिश की अपनी एक जो प्रपोजल थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक यूनियन ऑफ इंडिया होगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया और स्टेट्स ये दोनों सम्मिलित होंगे, और ये दोनों मिलके कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि जैसे कि फॉरेन अफेयर्स हो गया, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस एंड ये सारे जो तमाम महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट थे, ये दोनों मिलके इसको डील करेंगे। दूसरा प्रपोजल था द यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड अ लेजिस्लेचर constituted from British Indian and state representatives. Any questions raising a major communal issue in the legislature should require for its decision a majority of the representative present and voting of each of the two major communities as well as a majority of all members present and voting. ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये जो प्रपोजल था, या जो कैबिनेट मिशन का प्रपोजल कहें, तो एक तरह से इससे ये स्पष्ट था कि विवाद थमने वाली थी नहीं। ऐसे में जब मुस्लिम लीग का रवैया ये था कि उनका एकमात्र लक्ष्य देश की आज़ादी नहीं बल्कि देश के बंटवारे पे ही टिकी हुई थी, ऐसे में यह सोचना कि एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेचर होगा और जिसमें कभी भी कोई कम्युनल इश्यूज आती है तो दोनों मेजोरिटी यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर बात करेंगे, और इस एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में जितने भी मेंबर्स होंगे सारे प्रेजेंट होकर इस पे वोटिंग करेंगे। ये सोचना थोड़ा सा न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट एंड ऑल रेसिडियरी पावर्स शुड वेस्ट इन द प्रोविंसेस। ये एक तीसरा प्रपोजल था। द स्टेट्स विल रिटेन ऑल सब्जेक्ट्स एंड पावर्स अदर देन दोज सीडेड टू द यूनियन। ये एक दूसरा एक अलग प्रस्ताव था। Provinces should be free to form groups with executives and legislatures, and each group could determine the provincial subject to be taken in common. ये मोटा मोटी तौर पे हम अगर ऐसा कहें तो ये जो कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल था, ऐसा देखने में तो ऐसा लग रहा था कि इसको कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग दोनों इसको मानेगी, लेकिन ये जितना ये देखने में आसान था उतना प्रैक्टिकली इसे समझना बहुत मुश्किल था, और प्रैक्टिकली दोनों पार्टी ने ये डिसाइड किया कि संभव नहीं है ऐसे सिचुएशन में जहां पे एक तरफ आज़ादी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ एक अलग देश की बात की जा रही है। ऐसे में इन सारे शर्तों पे देश में मतलब सरकार चलाना या राजनीति को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल था। नतीजा ये हुआ कि कैबिनेट मिशन प्लान बिल्कुल ही फेल हो गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अलग अलग वजहों से इसे रिजेक्ट किया। देखते हैं रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर अ फुल फ्लेज पाकिस्तान क्या था। The constitution of the union of the groups should contain a provision whereby any province could by majority vote of its legislative assembly could call for a reconstitution of the terms of the constitution after an initial period of 10 years and at a 10 yearly intervals thereafter। एक अलग प्रस्ताव था कन्वेंशन का। ग्रुपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज इनटू 3 सेक्शंस। सेक्शन ए हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस। ये डिसाइड हुआ था कि जो सेक्शन ए बनाया गया था उसमें वो तमाम स्टेट जो कि हिंदू मेजोरिटी एरिया थी, जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, उसे सेक्शन ए में डाला गया था, और सेक्शन बी और सी जिसमें मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी उसे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस डिक्लेयर किया गया था। प्रिंसली स्टेट ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो कैबिनेट मिशन का आप कह सकते हैं कि एक ड्यूअल पॉलिसी भी कह सकते हैं। वो खासतौर पे प्रिंसली स्टेट को लेके था, और जिसे हमने देखा भी कि इस प्रस्ताव को यहाँ तक कि माउंटबेटन प्लान के बाद भी इस प्रस्ताव को कंटिन्यू रखा गया, और जिसका खामियाजा हमें आज़ादी के बाद देखने को मिला। क्या था प्रस्ताव? प्रिंस स्टेट्स वर नो लॉन्गर टू बी अंडर paramountcy ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये तो सुनने में अच्छा लगता है। They would be free to enter into an arrangement with successor governments or the British government। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कहा गया कि अब ब्रिटिश का इसमें कोई लेना देना नहीं, आप जो भी करेंगे प्रिंसेस स्टेट डिसाइड करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था उसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था।
मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, या एक तरीके से कह सकते हैं एक मात्र रीजन था जिसमें पाकिस्तान, फुल फ्लेज पाकिस्तान की डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट किया था। जब जिन्ना को ये ऐसा लगा, जब मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लगा कि इस कैबिनेट मिशन से उनकी मंशा साफ नहीं है, या अ, जो उनकी जो सोच थी या जो उनकी जो डिमांड थी पाकिस्तान एक सेपरेट होमलैंड को, वो इससे पूरी नहीं होगी। और जल्द ही मोहम्मद अली जिन्ना को ये एहसास हो गया कि उनके मंसूबों पे एक तरह से पानी फेर दिया है इस कैबिनेट मिशन ने, और इसके लिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया और कांग्रेस को वार्न किया, एंड ही सेड, वी डू नॉट वांट वॉर, इफ यू वांट वॉर वी एक्सेप्ट योर ऑफर अनहेजिटेटिंगली, वी विल ईदर हैव अ डिवाइडेड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया। अब इस भाषण और इस जिन्ना के इस कॉल को, इस संदेश को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जल्द ही 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे के डिक्लेयर करने के बाद बंगाल और बिहार दोनों जगह पे भारी संख्या में कम्युनल वायलेंस हुए। इन हिंसा में हिंदू मुस्लिम लाखों की संख्या में मारे गए। आइए देखते हैं कि कैबिनेट मिशन क्यों असफल रहा या इसका क्या असर पड़ा। द प्लान वॉज इनिशियली एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा ना कि जब ये प्रस्ताव लाया गया तो ऐसा लग रहा था कि थ्योरेटिकली ऐसा लग रहा था कि पॉसिबल है या सही है, लेकिन प्रैक्टिकली कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को यह एहसास हुआ। हाउएवर द कांग्रेस पार्टी सून रिजेक्टेड द ग्रुपिंग पार्ट ऑफ द प्लान, स्पेशली जो सेक्शन ए बी सी की जो बात हुई थी कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, स्पेशली एज इट वाज कंसर्न अबाउट द अपोज द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। सेक्शन ए हिंदुओं के लिए थी, सेक्शन बी और सी मुस्लिमों के लिए। इस बात को कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वहीं पे द मुस्लिम लीग वाज नॉट ओपन टू चेंजिंग एनी पार्ट ऑफ द प्लान, एंड सो एनी कंसिस्टेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ब्रोक डाउन फर्दर अटेम्प्ट्स बाय द कन्वेंशन एट रिकॉन्सिलिएशन फील्ड। हम इसका एक तरीका ये भी कह सकते हैं कि मतलब मुस्लिम लीग को कांग्रेस पे विश्वास नहीं थी, और मुस्लिम लीग को एक बात जो खटक रही थी वो थी कि उनकी जो पाकिस्तान एक सेपरेट होमलैंड की जो डिमांड थी उसको कैबिनेट मिशन में कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। Nonetheless, the proceeding of the Constituent Assembly began, and an interim government with Jawaharlal Nehru as the Prime Minister was set up. The Muslim League refused to be part of the both. It initiated direct action day, triggering large-scale violence across the country. हालांकि इस प्रस्ताव के बाद एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई जिसके प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। मुस्लिम लीग ने इस इंतरिम गवर्नमेंट में हिस्सा लेने से मना कर दिया और डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिसके कारण पूरे देश में लार्ज स्केल पे कम्युनल वायलेंस हुआ। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एक टॉपिक है एटलीज अनाउंसमेंट। क्लेमेंट एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, announced on 20th February 1947 that the British government would grant full self-government to British India by 30th June 1948 at the latest. The future of the princely states would be decided after the date of final transfer is decided. इटली का ये जो डिक्लेरेशन था एक तरह से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स माना जाता है। ये फाइनली ये तय हो चुका था कि अब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के जाने वाली है, और इस बात का सबूत इटली के अनाउंसमेंट्स के बाद से ये तो बिल्कुल जग जाहिर था। ये अलग बात है कि इटली ने 1948 की बात करी थी और भारत की आज़ादी या हम कह सकते हैं पार्टीशन 1947 में ही हो गई। इसकी अलग अलग कारण थी, इसकी अलग वजह थी, इसको हम देखेंगे आगे। आगे देखते हैं। The 1947 Indian Independence Act is an act of the Parliament of the United Kingdom that
partition British India into the two new independent dominions of India and Pakistan. The act received royal assent on 18 July 1947, and thus India and Pakistan, comprising west modern-day Pakistan and east modern-day Bangladesh regions, came into being on 15 August 1947. 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान दो हिस्सों में था, जिसको वेस्ट मॉडर्न डे पाकिस्तान और ईस्ट मॉडर्न डे बांग्लादेश कहते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान बनाया गया था और फिर इंडिया। 15 अगस्त को ये दोनों कंट्री सेपरेट कंट्री एग्जिस्टेंस में आई। द लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड द सिख कम्युनिटी came to an agreement with Lord Mountbatten on what has come to be known as the 3rd June Plan 1947 or Mountbatten Plan. This plan was the last plan for independence. जो लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के या मुस्लिम लीग के या सिख कम्युनिटी के, वो आपस में यह सहमति बनाने में तैयार हुए लॉर्ड माउंटबेटन के साथ इसी प्रस्ताव को, जिसे तीनों कम्युनिटी के लीडर्स ने एक्सेप्ट किया था, इसे 3rd जून प्लान 1947 या माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन पार्टीशन प्लान के रूप में जाना जाता है। It had been impossible to obtain agreement on the cabinet mission plan or any other plan that would preserve the unity of India. Hence, it was left to people of India to decide the questions of partition. लॉर्ड माउंटबेटन का यह जो संदेश था, जो बातें लॉर्ड माउंटबेटन ने कही, वो इस बात को दर्शाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भी काफी प्रयास करी कि किसी तरीके से समहाउ इंडिया को यूनाइटेड रखा जा सके, लेकिन जिन्ना की जिद और कांग्रेस की विफलता या कांग्रेस की कमजोरी, इसने भारत की आजादी और भारत की एकता को बिल्कुल ही झकझोर के रख दिया था। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश को ऐसा लगा कि अब भारत का भविष्य क्या होगा, या भारत की आजादी या भारत की डिवीजन की बात कौन डिसाइड करेगा, वो यही इंडियन ही डिसाइड कर सकते। इसलिए ब्रिटिश ने कहा कि इंडियन ही डिसाइड करे कि अब करना क्या है। The British government proposed a plan announced on 3rd June 1947 that included these principles. पहला था, the principle of the partition of British India was accepted by the British government. Finally, British government ने ये accept कर लिया था कि भाई British India का partition होगा. Successor governments would be given dominion status, autonomy and sovereignty to both countries, can make their own constitution. Princely states were given the right to join either Pakistan or India based on two major factors: geographical contiguity and the people's wish. माउंटबेटन प्लान में ये जो प्रस्ताव रखी गई थी, जिसमें पहला प्रस्ताव ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि ब्रिटिश इंडिया को अब डिवाइड किया जाएगा। दोनों जो कंट्री होगी उनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। दोनों कंट्रियों के पास ऑटोनॉमी और सोवरेनिटी जो होगी, ये दोनों के पास होगा। दोनों कंट्री अपना संविधान बना सकती है। और लास्ट का जो था, जिसने कह सकते हैं विवाद को शुरुआत की, या कह सकते हैं वो ऐसा विवाद जो आज भी हम कश्मीर के रूप में देख सकते हैं, वो था प्रिंसली स्टेट्स का इश्यू, जिसे ब्रिटिश ने एक बहुत ही ट्रिकी वे में इसे इंडिया के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि ये जो प्रिंसेस स्टेट्स के जो लोग हैं, वो या तो इंडिया या पाकिस्तान मिल जाएंगे, या वो डिसाइड करेंगे उनको कैसे रहना है। और इसका कारण ये बताया गया कि भाई ज्योग्राफिकल रीजन था, या जो लोगों की जो जैसी इच्छा होगी उस हिसाब से वो इंडिया या पाकिस्तान या अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकते हैं। और ये एक गंभीर समस्या को जन्म दे दी। माउंटबेटन प्लान या पार्टीशन प्लान का जो एक्ट था,
That act also made provisions for the division of joint property etc between the two new countries, including the division of the armed forces. ये कह सकते हैं कि जो माउंटबेटन का जो प्लान था, जो प्रस्ताव था, उसमें ये जितने भी बातें रखी गई, ये कागज या कलम कलम से जो लिखी गई, कागज पे या इसको हम कैसे ऑन पेपर, ये देखने में बहुत काफी साधारण लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि हाँ, जो जिस तरीके से आज़ादी की बात या डिवीजन पार्टीशन की बात स्वीकार की गई है लीडर्स के बीच में, और जिसे ब्रिटिश ने एक बड़ा ही टेक्टिकल रूप में से प्रस्तुत किया है, वो देखने में काफ़ी आसान सा लग रहा था। लेकिन जल्द ही ये जो रियलिटी थी वो एक दर्दनाक रियलिटी में बदल गई, और जिसने भारत के इतिहास को एक दर्दनाक अध्याय में जोड़ दिया। पार्टीशन जितना कहने में आसान था, उतना ही असल असलियत में एक बहुत ही कह सकते हैं अप्रत्याशित थे। कहने के लिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं घटी या उस बीच में जो घटनाएं घटती रहीं, उसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। The partition of India in 1947 divided British India into two independent dominions, India and Pakistan. The dominion of India is today the Republic of India, and the dominion of Pakistan is the Islamic Republic of India and the People's Republic of Bangladesh. The partition involved the division of two provinces, Bengal and Punjab, based on district-wide non-Muslims or Muslim majorities. The partition also saw the division of the British Indian Army, the Royal Indian Army, the Royal Indian Air Force, the Indian Civil Services, the Railways, and the Central Treasury. The partition was outlined in the Indian Independence Act of 1947 and resulted in the dissolution of the British Raj, that is Crown rule in India. The two self-governing independent dominions of India and Pakistan legally came into existence at midnight on 15th August 1947. पार्टीशन और उसके बाद जो आज़ादी मिली, और इस दौरान तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम ऐसी बातें थी, तमाम ऐसी चीज जिसका भी बंटवारा हुआ, चाहे उसमें इंडियन नेशनल आर्मी हो, रॉयल इंडियन आर्मी नेवी हो, या रॉयल इंडियन एयरफोर्स हो, या इंडियन सिविल सर्विसेज हो, या रेलवे हो, सेंट्रल, सबका बंटवारा हुआ। इस बंटवारे के बाद ब्रिटिश राज और ब्रिटिश क्राउन का भी खात्मा हो गया। दो सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाई गई, दोनों को डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा दी गई, और 15 अगस्त 1947 की रात दो देश का जन्म हुआ, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। एक भारत जो धर्मनिरपेक्ष राज्य पे आधारित रहा, और दूसरा जो बिल्कुल ही एक इस्लामिक स्टेट या एक धर्म विशेष पर आधारित राज्य का दर्जा दिया गया, और उसी के आधार पे पाकिस्तान का जन्म हुआ। The partition displaced between 10 and 20 million people along religious lines. It may be more than that, creating overwhelming calamity in the newly constituted dominions, that is India and Pakistan. It is often described as one of the largest refugee crises in Indian history, or largest communal massacre in the world history. There was large-scale violence, with estimates of the loss of life accompanying or preceding the partition disputed and varying between several 100,000 and 2 million. The violent nature of the partition created an atmosphere of hostility and suspicion between India and Pakistan that affects their relationship to this day. पार्टीशन के बाद जो घटनाएं घटी, अब चाहे जितना भी ब्लेम गेम खेल लें आप, इसका खामियाजा आम आदमी को झेलना पड़ा, और ये एक ऐसा अध्याय है, काला अध्याय है विश्व के इतिहास में, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय इतिहास में
शायद ही ऐसा कोई काला अध्याय होगा जिसे हम भारत के विभाजन से तुलना कर सके। यह विभाजन देखने में तो एक विभाजन था जिसमें दो देशों का विभाजन हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद जो भी समस्या उत्पन्न हुई और जो हिंसा हुई, इसने दोनों देशों के बीच और भी गहराई बढ़ा दी, जिसका खामियाजा हम आज भी देखते हैं। और दोनों देश के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है, जो सस्पिशन है, या दोनों देश के बीच में जो नफरत है, वह एक मुख्य कारण था, और वो कारण था विभाजन और उसके बाद का जो भी हिंसा घटी। विभाजन, हम ऐसा नहीं कह सकते कि दो भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ था जिसमें दोनों भाइयों को एक तय शर्त पे शेयर दे दिया गया, दोनों को उनके शर्तों के हिसाब से बंटवारा कर दिया गया। और आमतौर पे ऐसा होता है कि जब दोनों को उनके तय शर्तों पे जब बंटवारा कर दिया जाता है तो दोनों एक समय के बाद खुश हो जाते हैं, या दोनों एक समय के बाद या कुछ समय के बाद दोस्त भी बन जाते हैं। ऐसा भारत के विभाजन के साथ नहीं हुआ। गांधी जी भी ऐसा सोचते थे कि चलो विभाजन हो गया है और कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि दोनों देश आपस में फिर से मिलके रहेंगे, या फिर जो पाकिस्तान जो है वो इंडिया मिल जाएगा और हिंदू मुस्लिम फिर से एक साथ मिलकर रहना शुरू कर देंगे। ऐसा सोचना आसान था, हकीकत कुछ और ही बयां करती थी और कुछ अलग ही बयां कर रही है। तो ऐसे में यह सवाल वाजिब भी है जो हमारे जहन में उठता है कि कांग्रेस ने भारत का विभाजन क्यों स्वीकार किया? Why did the Congress accept partition? चलिए इस पे कुछ चर्चा करते हैं कि क्या वजह रही थी जिस कारण से कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। Why did the Congress accepted India's partition? Let's have a look. First one, due to the communal rights, the situation was taking a worse turn. In order to avoid further bloodshed among Hindus and Muslims, Congress accepted the partition of India. कांग्रेस, अभी इसमें कोई दो राय नहीं थी कि उस वक्त की जो हालात थी उसके मद्देनजर अगर कांग्रेस ने यह निर्णय लिया क्या कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है, तो इसमें कोई संदेह नहीं लगता है, क्योंकि स्थिति जो थी, परिस्थिति जो थी, वो बिल्कुल ही हाथ से या कह सकते हैं कि काबू में नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस के लीडर्स का यह सोचना न्याय संगत लगता है। There was no other option in front of the Congress leaders, as due to the direct action called by the Muslim League has caused frenzy and unrest all over the country, with communal clashes, widespread and loss of the life and property at a mass scale. कांग्रेस के बाद दूसरा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन के बाद, जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन कॉल के बाद स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी थी कि ऐसे में यूनाइटेड इंडिया का सोचना एक तरह से न्याय संगत नहीं था, और यह ऐसा बात करना एक मूर्खता की बात समझी जा सकती थी उस वक्त। थर्ड पॉइंट कहेंगे, ऑल्दो देयर इज ऑल्सो व्यू दैट नेहरू एंड पटेल वांटेड इजी पावर एंड देयरफॉर हैड डिफाइड गांधीयन एंड हिज सपोर्टर्स, but it should be kept in mind that Congress acceptance of the partition was inevitable choice, as Muslim League was not coming on board since its inception, and with the viceroy of the Muslim League in Muslim majority provinces, this view was strengthened. अभी ये तो एक और कारण ये भी माना सकता है कि पटेल और नेहरू चाहते थे जल्दी से इंडिया का पार्टीशन हो जाए, क्योंकि उनका मुस्लिम लीग के साथ तालमेल, या ऐसा कह सकते मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा था। ऐसे में नेहरू और सरदार पटेल को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। सरदार पटेल या नेहरू को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, इसकी वजह ये भी थी कि इन दोनों नेताओं ने गांधी जी से संपर्क नहीं किया, उनको अपने साथ नहीं रखा, या उनको अवगत नहीं करवाया सारी स्थिति से। या ऐसा कह सकते हैं कि नेहरू और सरदार पटेल जिन्ना को मनवाने में या इस
इस स्थिति को नियंत्रित करने में असफल रहे। कुछ और वजहें थी, जैसा कि द कोलैप्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑल्सो मेड पाकिस्तान अ रियलिटी। और इसमें कोई संदेह नहीं था कि इंटरिम गवर्नमेंट के कोलैप्स के बाद पाकिस्तान ही एकमात्र विकल्प था मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग, जो कि पाकिस्तान एक होमलैंड या सेपरेट होमलैंड की जो वो कल्पना कर रहे थे, वो एक रियलिटी में मतलब देखने में लग रहा था। नेहरू ऑल्सो बिलीव दैट द कम्युनल क्लासेस कैन बी कॉन्टेड ओनली इफ दे हैव पावर इन द पंजाब एंड बंगाल। नेहरू का ये सोच तर्क संगत लगता है। Though Gandhi never spoke of its approval to partition, and once he has been asked about to persuade leaders from both the factions to stop the partition, then he said that it is not the inflexibility of Jinnah and his disciples' lust of power, but the commercialization of his own people that has caused such a misfortune. Also, with the increasing rioting in Bengal and Punjab, the Congress sought haste to find some solution to stop mass killings. हालांकि गांधी जी कभी भी बंटवारे के साथ नहीं थे और हमेशा वो बंटवारे के खिलाफ ही बोलते थे। लेकिन जब ये रियलिटी हो गई और जब नेहरू और पटेल ने पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसे में जब गांधी जी से कहा गया कि आप दोनों नेताओं से बात करें और हिंदू मुस्लिम लीग से बात करें, तो गांधी जी ने कहा कि अब इसका कोई मायने नहीं रखता है। ये जो भी दुर्भाग्य हुआ है, इसके लिए जिन्ना और उनके जो फॉलोअर्स हैं वही इसके लिए जिम्मेदार है। और एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से पंजाब बंगाल में जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस और मास किलिंग्स हो रहे थे, ऐसे में कांग्रेस के लीडर्स को ये मजबूर होना पड़ा कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है जिसके कारण या जिससे इस मास किलिंग को रोका जा सकता है। देखते हैं सरदार पटेल और नेहरू ने किस तरीके से इस विभाजन या माउंटबेटन पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट किया और उसे कैसे जस्टिफाई किया। जस्टिफाइंग द डिसीजन ऑफ पार्टीशन, सरदार पटेल सेड, by accepting partition we could end the quarrel between Hindus and Muslims. If two brothers cannot stay together, they divide. After separation with their respective shares, they become friends. If on the other hand they are forced to stay together, they tend to fight every day. सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जो सोच था, उस परिस्थिति के मद्देनजर हम कह सकते हैं कि यह जो बात उन्होंने कही थी, शायद ये एकमात्र विकल्प था। देखते हैं नेहरू ने क्या कहा। नेहरू टोल माइकल ब्रेचर, वी सो नो अदर वे ऑफ गेटिंग आवर फ्रीडम इन द नियर फ्यूचर, and so we accepted and said, let us build up a strong India, and if others do not want to be in it, well, how can we and why should we force them to be in it? नेहरू का यह जो नेहरू ने जो माइकल ब्रेचर के साथ जो बातें शेयर की, कहा कि ऐसा लग रहा था कि इंडिया का फ्रीडम फ्यूचर में संभव नहीं है। और जिस तरीके से परिस्थिति थी, जो मुस्लिम लीग का सेपरेट होमलैंड के लिए डिमांड या पाकिस्तान का डिमांड और जिन्ना का जिद, ऐसे में पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट करना ही एकमात्र विकल्प बच गया था, जिसे नेहरू ने जस्टिफाई किया है अपने बातों से। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते तो शायद बातें और भी बिगड़ सकती थी। और उन्हें कहना था कि यदि हमारे साथ कोई रहना ही नहीं चाह सकता, तो हम ऐसे कैसे उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि वो हमारे साथ रहे। इसलिए विभाजन का जो प्रस्ताव था, वही एकमात्र विकल्प बच गया था। आईएससी क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर का जो भी मेन टॉपिक था, उसे मैंने कवर करने की कोशिश की है। कोशिश नहीं बल्कि बिल्कुल कवर की है, अच्छे तरीके से कवर की है। इनफैक्ट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। तो क्लास 12th के जो आईएससी के जो स्टूडेंट है, वो जितनी इन्फॉर्मेशन और जितनी तैयारी वो एग्जाम के लिए करना चाहते हैं, वो इससे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इस चैप्टर का जो स्क्रिप्ट है,
पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, दोनों का स्क्रिप्ट में डिस्क्रिप्शन में एज ए पीडीएफ फॉर्म में मैं पोस्ट कर दूंगा, जिसे कोई भी जो भी मेरे वीडियो को देखेगा, जो भी मेरे चैनल पे आएगा, वो डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। तब तक के लिए अलविदा। फिर नए चैप्टर के साथ आईएससी क्लास 12 के बच्चों के लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।